हेलो फ्रेंड्स, वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं कि सब लोग अच्छे होंगे। और जैसा कि आप लोगों ने थंबनेल में देखा होगा कि यूपीपीसीएस 2026 6 दिसंबर के एग्ज़ाम को क्रैक करने का, निकालने का या सफल होने का क्या होगा रामबाण तरीका। जाहिर सी बात है कि अभी हम लोग मई माह में हैं। मई है, जून है, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, पूरे हमारे पास अभी 8 महीने हैं। हम अपने आप को बेहतर बना सकते हैं, अपनी कमियों को दूर कर सकते हैं, अपने सब्जेक्ट को स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं, अपने मिस्टेक्स को देख सकते हैं। लेकिन उसके लिए अगर अभी भी रणनीति नहीं बनाई गई, 7 से 8 महीने पहले भी अगर हमने बेहतर रणनीति नहीं बनाई, बेहतर तरीके से काम नहीं किया, और ये 7 से 8 महीने कब गुजर जाएंगे हमें पता भी नहीं चलता। फिर हमारा एग्जाम आ जाएगा और लगेगा कि तैयारी इस बार फिर अधूरी रह गई। और मैं नहीं चाहता कि हर बार की तरह इस बार भी आपको एग्जाम के पहले ये लगे कि मेरी तैयारी अधूरी रह गई। कल हमें अधूरापन ना लगे तो उसकी पूर्ति हमें कुछ पहले समय से करनी पड़ती है। इसलिए मैं आप सभी प्यारे विद्यार्थियों से ये चाहूंगा कि आज का ये सेशन आप जो भी 15 मिनट, 20 मिनट, 25 मिनट का होगा, इसे अच्छे से देखिएगा। और जो भी मैं गाइडेंस आपको दूंगा, जो भी स्ट्रेटजी मैं आपको बताऊंगा, जो भी तरीका मैं बताऊंगा, यदि आपने इसको फॉलो किया तो निस्संदेह रूप से एक बेहतर मार्गदर्शन मिलेगा, एक बेहतर रणनीति मिलेगी, एक स्मार्ट स्ट्रेटजी मिलेगी जो आपके तैयारी को बेहतर बनाएगी और आपकी सफलता को सुनिश्चित कर सकती है। देखिए, पढ़ाई करने की दिक्कत नहीं है, मेहनत करने की दिक्कत नहीं है, कंटेंट की दिक्कत नहीं है, क्लासेस की दिक्कत नहीं है, कोचिंग की दिक्कत नहीं है, टीचर्स की दिक्कत नहीं, ये सब अवेलेबल है। लेकिन कैसे करें, किस तरीके से करें, क्या उसका फॉर्मेट हो, कैसा हमारा नजरिया हो, कैसे हम पढ़ें, कैसे हम कवर करें, कैसे सब पर बराबर से कमांड बनाएं, कैसे हम अपनी स्ट्रेंथ को और अपनी वीकनेस को पहचानें और बार बार होने वाली गलतियों से बचकर अपनी सफलता को सुनिश्चित करें। क्योंकि यूपीपीसीएस जैसे एग्जाम में जहां 6 से 7 लाख, 8 लाख फॉर्म पड़ जाते हैं, 2.5 से 3 लाख, 4 लाख लोग एग्जाम देते हैं, और लास्ट में आप देखते हैं कि 13 से 14 हज़ार, 15 हज़ार बच्चे ही प्रीलिम्स में चयनित होते हैं। तो जहां 5 लाख बच्चे पार्टिसिपेट करते हों, वहां मुख्य परीक्षा हेतु 12 से 13 हज़ार बच्चों में आने के लिए तो आपको कई लाख बच्चों को पछाड़ना है। और कई लाख बच्चों को पछाड़ने के लिए एक बेहतर रणनीति अगर नहीं बनाई गई, एक बेहतर नज़रिया अगर नहीं ढूंढा गया, एक बेहतर तरीका नहीं अपनाया गया, रेगुलरिटी के साथ नहीं पढ़ा गया, टू द पॉइंट नहीं पढ़ा गया, सब पर संतुलन नहीं बनाया गया, तो बहुत मेहनत करने के बाद भी, बड़ी अच्छी कोचिंग मिलने के बाद भी, बड़े अच्छे शिक्षक के साथ भी हमारी मेहनत का फल कई बार हमें नहीं मिल पाता है। तो ये सेशन खासकर उन विद्यार्थियों के लिए है जिन्होंने अपना कोर्स कंप्लीट कर लिया है, जिन्होंने इससे पहले भी 1 बार प्रीलिम्स दिया है, 2 बार दिया है, 3 बार दिया है, 4 बार दिया, लेकिन प्रीलिम्स ही नहीं हो रहा है। या ऐसे विद्यार्थी जिनका प्रीलिम्स हो जाता है, मेंस देते, लेकिन डर बना रहता है कि एक बार होता है, एक बार रुक जाता है, एक बार होता है, एक बार रुक जाता है। तो प्रीलिम्स ना रुके, किसी भी सूरत में 6 दिसंबर का एग्जाम हमारा निकले, उनके लिए ये वीडियो है। एक स्ट्रेटजी वीडियो में और बनाऊंगा, वो उन विद्यार्थियों के लिए होगा जिनका 6 दिसंबर का पहला अटेम्प्ट होगा और जिनका भी कोर्स भी नहीं पूरा हुआ है। कोर्स पूरा करने के साथ साथ अक्टूबर तक कोर्स पूरा हो रहा है और दिसंबर में जाकर उनको एग्जाम देना है। तो क्या यह भी पॉसिबिलिटी है कि फर्स्ट अटेम्प्ट में भी प्रीलिम्स निकाला जा सकता है? हर बार कम से कम 2000 बच्चे फर्स्ट अटेम्प्ट में निकाल देते हैं। तो फर्स्ट अटेम्प्ट में क्या करना है? अभी हम अपना कोर्स पूरा कर रहे हैं, पहली बार पढ़ रहे हैं, पहली बार में हमें 6 दिसंबर को कैसे क्रैक करना है, उसके लिए मैं वीडियो अलग से बना दूंगा। तो ये वीडियो किन बच्चों के लिए है सर? ये वीडियो उन बच्चों के लिए है जो सेकंड टाइम, थर्ड टाइम, फोर्थ टाइम, फिफ्थ टाइम अपना प्रीलिम्स दे रहे हैं, जिनका कोर्स पूरा हो चुका है, जो सेल्फ स्टडी के माध्यम से, किसी कोचिंग के माध्यम से, किसी टीचर के माध्यम से, किसी मेंटोर के माध्यम से, किसी के गाइडेंस में रहकर एक बार थॉरोली अपने कोर्स को पढ़ चुके हैं, सिलेबस को पूरा कर चुके हैं, लेकिन स्कोर बेहतर नहीं हो रहा है। हम उस कट ऑफ तक नहीं पहुंच पा रहे हैं जहां से हमारा सिलेक्शन हो जाना चाहिए। हम क्या अभी से रणनीति बनाएं कि जो पढ़ा हुआ विषय है उसमें हमारा अच्छा स्कोर होने लगे, हमारे क्वेश्चन सही होने लगे, सब्जेक्ट पर हमारी कमांड बनने लगे, सभी विषयों में बराबर का संतुलन बन जाए और एग्जाम में जाकर हम 95 प्लस स्कोर करके आ पाए। क्वेश्चन की बात कर रहा हूं, नंबर की बात नहीं। तो क्या वो बच्चे ये सेशन नहीं देख सकते जिनको 6 दिसंबर को पहली बार देखना है? सेशन देख सकते हैं, लेकिन आप इसको फॉलो नहीं करेंगे। आपकी स्ट्रेटजी थोड़ा दूसरी होगी जिनको पहली बार देना है, जिनका भी कोर्स कंप्लीट ही नहीं हुआ है।
अक्टूबर तक कंप्लीट होगा, सितंबर तक होगा, या नवंबर तक होगा, या अगस्त तक होगा। आपको ये फॉलो नहीं करना है, समझना है कि अंतिम समय में ये रणनीति अपनानी होती है। बाकी अलग से आपके लिए एक वीडियो बना दूंगा, ये मैं प्रॉमिस कर रहा हूं कि फर्स्ट अटेम्प्ट वाले बच्चे क्या करें, इसके लिए एक अलग वीडियो बना दूंगा। तो चलिए हम चलते हैं उन सभी बच्चों को मार्गदर्शन करने के लिए, गाइडेंस के लिए, जिनको 6 दिसंबर के एग्जाम को किसी भी सूरत में, किसी भी कंडीशन में प्रीलिम्स को क्वालिफाई करना है। तो सबसे पहले वहां चलने से पहले मैं बताना चाहूंगा कि बात अगर तर्कों से की जाए, बात अगर एग्जाम्पल के साथ की जाए, बात अगर प्रमाणों से की जाए, तो बात करने में थोड़ा सा मजा आता है। जाहिर सी बात है कि मोटी मोटी बात करें, क्योंकि हमको ये 20 से 25 मिनट के भीतर ही स्ट्रेटजी आपको समझानी है। अगर मैं मोटे तौर पर बात करूं कि अभी तक हम 2025 के प्रीलिम्स के पहले 2025 के प्रीलिम्स के पहले हम ये मानते हुए आ रहे थे कि अगर हमारा 90 प्लस स्कोर रहेगा, माइनस मार्किंग के बाद, ये नंबर की बात नहीं कर रहे हैं, ये क्वेश्चन की बात कर रहे हैं, ये क्वेश्चन की बात कर रहे हैं। अगर हमारा जीएस में स्कोर 90 प्लस रहेगा तो प्रीलिम्स होने की संभावना हो जाएगी। अगर हम 2021 से लेकर के 2024 के प्रीलिम्स की बात करें तो हमारे नंबर ऑफ क्वेश्चन की जो कट ऑफ थी वो 85 से लेकर 91 तक ही थी। इसका मतलब 90 प्लस हम सेफ जोन में आ जाते थे। लेकिन यह परिवर्तन अचानक से 2025 में आ गया। बच्चों ने 90 को आधार बनाया, खूब मेहनत की, प्रैक्टिस किया, और बहुत सारे बच्चे 92 पहुंचकर, 93 पहुंचकर, 94 पहुंचकर निराश हो गए। कहना क्या चाह रहे हैं आप? हम कहना ये चाह रहे हैं कि 2025 में जो कट ऑफ तो अभी आएगी नहीं, कट ऑफ तो तब आती है आयोग के द्वारा जब फाइनल रिजल्ट आ जाता है। लेकिन जो एक कयास लगाया जाता है, जिन बच्चों को आप जान रहे हैं कि इनका 93 था नहीं हुआ, इनका 92 था नहीं हुआ, इनका 95 था हो गया, तो एक अंदाज़ा लग जाता है शिक्षक को भी और कंपटीटर बच्चों को भी कि क्या कट ऑफ इस बार गई, कितने पे लगभग हुआ। और इस बार की कट ऑफ 94 to 95 नजर आ रही थी। ये नंबर नहीं बता रहा हूं, ये क्वेश्चन बता रहा हूं, ये बात मैं बार बार बोल रहा हूं। 95 क्वेश्चन जिसका माइनस मार्किंग के बाद था, 94 क्वेश्चन जिसका माइनस मार्किंग के बाद था, चाहे वो जनरल हो, ओबीसी हो, ईडब्ल्यूएस हो, तो 94 प्लस कट ऑफ इस बार चली गई। इसका मतलब है कि एक कट ऑफ का एक आइडिया जो मोटा मोटा अगर हम लेकर चलें तो बहुत कठिन पेपर आ जाएगा तो 25 आएगा, बहुत आसान पेपर आएगा तो 95 आएगा। इसी 10 क्वेश्चनों के बीच आपकी कट ऑफ जो है पेंडुलम की तरह घूमती रहेगी, कभी यहाँ कभी यहाँ, कभी यहाँ कभी यहाँ। ये इस ग्राफ का मतलब आप समझ गए होंगे, कभी 85, कभी 88, कभी 90, कभी 91, कभी 92, कभी 85, फिर कभी 86, कभी 88, कभी 93, कभी 94। लेकिन 85 से कम भी नहीं जाएगी और 95 से ज़्यादा भी नहीं जाएगी। कितना भी सरल पेपर आ जाए, इतना सरल पेपर भी यूपीपीसीएस कब नहीं आता। पेपर धीरे धीरे स्टैंडर्ड बढ़ता ही जा रहा है। तो इसका मतलब है कि नीचे वाले से तो कोई मतलब नहीं है, ये तो पेपर कठिन होने पर ऐसा होगा। हमारा टारगेट क्या होना चाहिए? 95 प्लस का टारगेट होना चाहिए। हम ऐसी रणनीति बनाएं कि 95 प्लस करके आए, ताकि हमारा प्रीलिम्स एग्जाम देने के बाद हम मेंस की तैयारी तुरंत शुरू कर दें। इससे प्लस रहना है, तभी आप मेंस के बारे में सोच पाएंगे। इससे प्लस जाने के लिए हम क्या करें सर? इसके लिए सबसे पहले आपको ये देखना पड़ेगा कि पिछले 5 सालों में, खासकर 25 में, 24 में, 23 में, 22 में, 21 में, मैंने पीछे का भी दे दिया है 16 तक, लेकिन पिछले 5 सालों का सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। 21 से लेकर 25 तक के पेपर को खंगालना होगा, उसका ट्रेंड एनालिसिस करना होगा। लेटेस्ट पैटर्न उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग का क्या चल रहा है। पैटर्न का मतलब लेवल ऑफ क्वेश्चन की बात नहीं कर रहा हूं, ये तो अपने अपने सब्जेक्ट के जो एक्सपर्ट हो ये यूट्यूब पे आपको बताएंगे, और मैं भी पॉलिटी के लिए, करंट के लिए, यूपी स्पेशल के लिए उपस्थित रहूंगा। मैं नंबर ऑफ क्वेश्चन की बात कर रहा हूं, रेशियो ऑफ क्वेश्चन की बात कर रहा हूं कि किस सब्जेक्ट का इंपॉर्टेंस कितना है हमारे यूपीपीसीएस के प्रीलिम्स के एग्जामिनेशन में। हवे में नहीं, हमें ट्रेंड एनालिसिस करके पेपर को उठा करके क्वेश्चन को बांट के देखना होगा। तो हमने एक ट्रेंड एनालिसिस किया और यह पाया है कि 2025 की बात करूं तो साइंस एंड टेक मिलाकर के इस बार हमें 20 क्वेश्चन मिल गए यहां से। अच्छा, करंट अफेयर की संख्या ये 12 दिख रही, जबकि है ये 20। ये क्यों दिख रहा है? यहाँ 21 दिख रही, यहाँ है 30, यहाँ 19 दिख रही, यहाँ है 28, जहाँ 28 दिख रही, यहाँ है 36, जहाँ 23 दिख रही, यहाँ है 30, जहाँ 17 दिख रही, यहाँ है 25, जहाँ 21 दिख रही, यहाँ है 28, जहाँ 17 दिख रही, वहाँ है 26। तो ये अंतर कैसे आ रहा है सर? यहाँ पर कम क्यों लिखा गया है? यहाँ पर कम इसलिए लिखा गया है
कि जब आप करंट अफेयर पढ़ते हैं, क्योंकि मैं करंट अफेयर भी पढ़ाता हूं, शायद मेरे से परिचित भी होंगे बहुत सारे बच्चे जो ये सेशन देख रहे होंगे। तो करंट अफेयर में आप देखते हैं कि इकोनॉमी का भी करंट आता है, जैसे कि भारत का विदेशी मुद्रा भंडार कितना रहा, इस बार का मानव विकास सूचकांक क्या रहा, इस बार रिवर्स रेपो रेट कितना रहा, अरबपतियों की सूची में सबसे अमीर व्यक्ति कौन रहा, फोर्ब्स की सूची इस बार क्या कहती है। तो क्या ये करंट अफेयर में मैं इकोनॉमी में नहीं पढ़ाता हूँ? पढ़ाता हूँ। कोई पर्यावरण की रिपोर्ट आई, रामसर स्थल को घोषित किया गया, 99 रामसर स्थल हो गए, क्या मैंने रामसर स्थल को नहीं पढ़ाया? पढ़ाया। कोई ज्योग्राफी का नया करंट आ गया, क्या मैं नहीं पढ़ाता? पढ़ाता हूं। इसका मतलब यह है कि जो क्वेश्चन यहां पर 12 आपको दिख रहे हैं, इसलिए दिख रहे हैं क्योंकि यहां पर इकोनॉमी वाले, इन्वायरमेंट वाले, ज्योग्राफी वाले, साइंस वाले, टेक्नोलॉजी वाले, यूपी स्पेशल वाले करंट अफेयर यहां से बाहर कर दिए गए और सब्जेक्ट में जोड़ दिए गए हैं। हालांकि ये सारी चीजें मैं करंट अफेयर में ही आपको तैयार करा देता हूं, ये ध्यान रखिएगा। तो कुल मिला के इंपॉर्टेंस आप इस प्रकार से समझिएगा कि करंट अफेयर की भूमिका इस बार 20 प्रश्नों की रही है, लेकिन इस 20 प्रश्न में इकोनॉमी के भी करंट अफेयर शामिल होंगे, साइंस के भी होंगे, इन्वायरमेंट के भी होंगे, और साथ ही साथ आपके यूपी स्पेशल के भी होंगे, और साथ ही साथ आपके ज्योग्राफी के भी होंगे, साइंस एंड टेक के भी होंगे। तब जाकर इसकी संख्या 20 हो जाएगी, इसकी संख्या 30 हो जाएगी, इसकी 28 हो जाएगी, इसकी 36 हो जाएगी। और मैं करंट अफेयर जब पढ़ाता हूं आपको, तो मैं इन्वायरमेंट का भी करंट अफेयर पढ़ाता हूं, इकोनॉमी का भी पढ़ाता हूं, साइंस का भी पढ़ाता हूं, टेक्नोलॉजी का भी पढ़ाता हूं, ज्योग्राफी का भी पढ़ाता हूं। ये काम तो मैं आपके लिए यूट्यूब पर ही कर देता हूं। अगर आप हमसे परिचित हैं, और नहीं परिचित हैं तो शाम को 7 से 8 इसी चैनल पर, जहां आप ये सेशन देख रहे हैं स्टेट पीसीएस, इस पर आप डेली 7 बजे मिलिए। किसी भी स्टेट की तैयारी आप करते हो, करंट अफेयर का समाधान आपका यहीं पर हो जाएगा। तो करंट अफेयर की एक बड़ी भूमिका है। तो हम देख पा रहे हैं कि अगर हम इसको करंट अफेयर से यहां निकाल लें तो इनकी संख्या घटेगी और सबकी बढ़ेगी। हालांकि इसको हम अभी नहीं निकालते हैं। मान लेते हैं कि साइंस एंड टेक की भी भूमिका 20 है, करंट की 12 है, ज्योग्राफी की 32 है, पॉलिटी की 22 है, हिस्ट्री की 26 है, इकोनॉमी की 13 है, स्टेट की यूपी स्पेशल की 7 रही, इन्वायरमेंट की 14 रही, मिसलेनियस यानी कि स्टैटिक जीके 4 थे। केवल 2 बार नहीं आए, लेकिन हमेशा मिसलेनियस के सवाल आए हैं जो बच्चा कभी पढ़ता ही नहीं। और इसको भी हम अपने करंट अफेयर की क्लास में शाम को 7 बजे स्टैटिक जीके अलग से कराते हैं। स्टैटिक जीके में सामान्य ज्ञान आ जाता है, जिसमें ओपेक की स्थापना, ब्रिक्स के बारे में, दक्षेस के बारे में, सार्क के बारे में, कोई किताब के बारे में, कोई सम्मेलन के बारे में, किसी योजना के बारे में, जो स्टैटिक चीजें हैं, जो सामान्य ज्ञान की चीजें हैं, वो सब यहाँ पर आपकी पूछी जाती है। और इस पूरे अवलोकन को अगर मैं एक एक करके बताऊंगा टाइम ज्यादा लगेगा, लेकिन मैंने इसका एनालिसिस कंप्लीट कर लिया है। और इस कंप्लीट एनालिसिस करने के बाद मैं इस निष्कर्ष पे पहुंचा हूं, मैं इस कंक्लूजन पे पहुंचा हूं कि हमने ये पाया है कि हिस्ट्री, ज्योग्राफी एंड पॉलिटी ये कोर सब्जेक्ट है, ये कोर सब्जेक्ट है। लेकिन ऐसा बोलते ही आपको ये कदापि नहीं समझना है कि हमें इकोनॉमी, साइंस एंड टेक को हल्के में लेना है। ऐसा बोलते ही आपको ये कदापि नहीं समझना है कि यूपीपीसीएस जैसे एग्जाम में करंट अफेयर, यूपी स्पेशल, जनगणना और मिसलेनियस यानी कि विविध की भूमिका कम है। अब आप शायद समझ गए होंगे कि मैं कहना क्या चाह रहा हूं। अब आप शायद समझ गए होंगे कि मैं कहना क्या चाह रहा हूं। हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, यहां ज्योग्राफी में केवल ज्योग्राफी नहीं है, यहां इन्वायरमेंट भी शामिल है। और हिस्ट्री, ज्योग्राफी और पॉलिटी को इन्वायरमेंट के साथ अगर मैं जोड़ के बताऊं तो हमेशा यहां से इन तीनों सेगमेंट से 80 क्वेश्चन आता है। हिस्ट्री और ज्योग्राफी का एवरेज हम 25 से 30 रखते हैं, 25 से 30 रखते हैं। इन्वायरमेंट के साथ ज्योग्राफी है। और पॉलिटी का, ये हिस्ट्री का एवरेज है, ये ज्योग्राफी का एवरेज है। और पॉलिटी की बात करें, इसका एवरेज 20 से 25 होता है। यूपीपीसीएस जैसे एग्जाम में मिनिमम 20 सवाल मिलता है, मैक्सिमम 25 तक मिला है। इसी के बीच में पेंडुलम घूमता रहता है पॉलिटी का। हिस्ट्री के सवाल मिनिमम 25, मैक्सिमम 30। ज्योग्राफी प्लस इन्वायरमेंट अगर आप मिलाते हैं तो ये भी आपको 25 से 30 देते हैं। और ये तीनों का संतुलन मिला लें, एवरेज मिला लें, तो ये तीनों हमें 80 क्वेश्चन देते हैं। और ये सब्जेक्ट ऐसे हैं कि जब आप कोचिंग करते हैं, जब आप किसी टीचर से पढ़ते हैं,
या आप सेल्फ स्टडी करते हैं तो पहली किताब किसकी उठाते हैं आप? इन्हीं तीनों में से किसी एक की उठाते हैं। गलत नहीं करते आप, सही कर रहे हैं, क्योंकि ये कोर सब्जेक्ट हैं। आपने क्या तैयारी सीधा इकोनॉमी से स्टार्ट की थी? क्योंकि तैयारी आपने सीधा साइंस से स्टार्ट की थी? नहीं की थी, क्योंकि थोड़ा सा टेक्निकल सब्जेक्ट है और शुरू करते हुए टेक्निकल सब्जेक्ट में आप जाकर थोड़ा फंसना नहीं चाहते हैं। आप सोचते हैं हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी थोड़ा बहुत बीए में भी हमने पढ़ा है, ग्रेजुएशन में भी पढ़ा है, हाई स्कूल इंटर में भी पढ़ा है, लाओ यहीं से शुरू करते हैं, और करना भी यहीं से चाहिए। और शायद जिन बच्चों से मैं बातचीत कर रहा हूँ ये सब कर चुके हैं, अब मैं फाउंडेशन नहीं पढ़ा रहा हूँ मैं आपको। तो कुल मिला के मैं ये कहना चाहता हूं कि हिस्ट्री और ज्योग्राफी और पॉलिटी की भूमिका आपकी 80 प्रश्नों की है। इस पर अपनी सारी ताकत आपको झोंक देनी है। इतनी ताकत इस पर झोंकनी है कि आप 80 प्रश्नों में 70 प्रश्न सही करने का कमांड रखें। अतिशयोक्ति तो नहीं बोल रहे हैं सर, आप हाइपरबोली तो नहीं बोल रहे? नहीं, ये कोई अतिशयोक्ति नहीं है। हिस्ट्री, ज्योग्राफी और पॉलिटी जैसे सब्जेक्ट में 80 सवालों में 70 करना कोई अतिशयोक्ति नहीं है। आप 1 साल नहीं, 2 साल नहीं, 3-3 साल, 4-4 साल से पढ़ रहे हैं ये विषय। और मैं पॉलिटी पढ़ाऊंगा तो 20-25 मैं यूट्यूब पर भी कराऊंगा, बैचेस में कराता हूं, आप लोग पढ़े भी हैं। मैं ये पूरा क्लेम ले रहा हूं, पूरा दावा कर रहा हूं और पूरी जिम्मेदारी भी ले रहा हूं, पूरी जवाबदेहिता मेरी होगी कि आप इसमें 25 आएगा तो 20, 20 आएगा तो 17-18 करके आएंगे। और अच्छे बच्चे, मेहनती बच्चे जो टीचर से ज़्यादा अपना एफर्ट लगाते हैं, वो 25 में 25 भी कर सकते हैं, वो 20 में 20 भी कर सकते हैं। लेकिन मैं फिर भी 10 क्वेश्चन गलत करने की इजाज़त दे रहा हूं। कहने का मतलब इसको एकदम निचोड़ देना है, इस सब्जेक्ट को एकदम खंगाल देना है, रिसर्च के रूप में नहीं, परीक्षा के डिमांड के रूप में, कि एग्जाम कहां से सवाल उठा रहा है, कहां से क्वेश्चन पूछ रहा है, किस तरीके से सवाल पूछे जा रहे हैं। उन सेगमेंटों को, उन टॉपिक को एकदम निचोड़ के ऐसा पढ़ना है कि एक सवाल गलत ना होने पाए। इतना कायदे से एफर्ट लगा देना है। लेकिन इस एफर्ट पे अगर आप रुके तो मामला गड़बड़ हो जाएगा। मैंने फिर कह दिया है, इनका अपना बहुत बड़ा इंपॉर्टेंस है। मैंने दिखाया कि साइंस और टेक्नोलॉजी से कितने सवाल अब आ रहे हैं, इकोनॉमी से कितने सवाल आपका आ रहे हैं। इनको आपको बाइकआउट नहीं करना, फॉर गारंटेड नहीं लेना है, लेकिन पहली अपनी ताकत इस पे इतनी झोंक देनी कि 80 में आप 70 करने के योग्य हो। बाय द वे पेपर थोड़ा सा टफ आ गया, नहीं कर पाए, लास्ट में आप 60 और 65 के बीच में ही फंस गए। लेकिन जब आपका विषय का संतुलन अच्छा रहेगा, सब पर आप तैयारी बेहतर बना के रखेंगे, आप इकोनॉमी और साइंस को भी अच्छे से पढ़ के जाएंगे, थ्योरी प्लस प्रैक्टिस प्लस एमसीक्यू लगा के जाएंगे, तो जो है, क्योंकि ये भी अगर 80 क्वेश्चन की भूमिका आपको ये दे रहा है तो इकोनॉमी साइंस मिलाकर मिनिमम 25 से 30 आपको ये 2 सब्जेक्ट भी देगा। और 30 देगा तो हम कह रहे हैं आप 20 करने का क्षमता रखिए, क्योंकि ये टेक्निकल सब्जेक्ट है, यहां गलतियां होने की संभावना रहती है। टेक्निकल है, आर्ट बैकग्राउंड के लिए। और जो बीटेक करके आएंगे, जो एमबीबीएस करके आ रहे हैं सिविल सर्विसेज में, उनके लिए थोड़ा आसान हो जाता है ये सेगमेंट। उनके लिए यही एडवांटेज हो जाता है कि यहां बेहतर कर लें, ये उनका अपने आप ठीक रहता है। और अगर यहां पर आप 25 ये संख्या रहती है तो आप 15 से 17 का टारगेट बनाइए कि 15-17 क्वेश्चन मुझे करना है। 10 क्वेश्चन यहां गलत करने के यहां भी करिए आप। और मैंने कहा कि अगर 80 में आपने यहां 70 कर लिया और वहां हम कह रहे हैं कि मिनिमम वाला आया 25 और 25 में केवल आप 15 करके आए, तो 70-15 कितने पे आप पहुंच चुके हैं? आप 85 के स्कोर पर पहुंच चुके हैं। अभी मैंने करंट अफेयर की बात नहीं की, मैंने यूपी स्पेशल की बात नहीं की, मैंने जनगणना की बात नहीं की, मैंने मिसलेनियस की बात नहीं की। और ये सारी जिम्मेदारी मेरी है, ये सारी जिम्मेदारी मेरी है। ये सब कुछ मैं पढ़ाता हूं और कमाल ये है कि इसके लिए शुल्क लेके नहीं पढ़ाता हूं। इसमें से हो सकता है आपको कभी कभी यूपी स्पेशल पढ़ने के लिए बैचेस में आना पड़ता है, बाकी जनगणना, करंट अफेयर और मिसलेनियस में यूट्यूब पर ही करा देता हूं। और इन सवालों की अगर हम एवरेज को लें 80-20-100, अगर हम 100 ले लें, यहां से हम कह रहे हैं 105 ले लें, अगर इनकी भूमिका 80-25-105 की है तो 45 सवालों की भूमिका इनकी है। 45 सवालों की भूमिका इनकी है। अब आप एवरेज को पकड़िए कि हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी हमें 80 सवाल देता है और इकोनॉमी एंड साइंस को टेक्नोलॉजी के साथ मिलाकर 25 से 30 सवाल देता है, ये एवरेज है। लेकिन हमें करंट अफेयर, यूपी स्पेशल, जनगणना और मिसलेनियस मिलाकर भी हमें 45 सवाल दे देता है, ये ध्यान रखिएगा। और इस पर हम कई बार फोकस कम कर देते हैं। और मेरा मानना है कि सिलेक्शन होगा कि नहीं होगा वो इनसे नहीं तय होता,
वो यहां से तय होता है। ये आपका अगर स्कोरिंग हो गया, आप 100 पार कर जाएंगे, 100 पार कर जाएंगे, 95 नहीं। और यहां अगर आप गिर गए, ढह गए, तो आप बॉर्डर पे आ जाएंगे। कई बार परिणाम ऐसा होगा कि यार 2 क्वेश्चन से रह गया, 1 क्वेश्चन से रह गया, पॉइंट में रह गए, 3 क्वेश्चन से रह गए, लेकिन अगर आपने यहां खींच दिया तो मामला आपको बन जाएगा। और यहां खींचने के लिए, यहां स्कोर को बढ़ाने के लिए मैं आपके साथ खड़ा हूं, रेगुलर खड़ा हूं, शाम को डेली 7 बजे खड़ा हूं। उसकी चिंता आपको नहीं करनी है, लेकिन एफर्ट लगाना है। मैं तो कहता हूं ना कि भाई पूरी धरा साथ दे तो चलने को, पूरी धरा साथ दे तो अलग बात है, तू जरा साथ दे तो अलग बात है। चलने को तो एक पांव से भी चलते हैं लोग, लेकिन दूसरा भी साथ दे तो अलग बात है। तो मतलब ये कि टीचर कितना भी एफर्ट लगाए, संस्था ने कितना भी एफर्ट लगाए, आपके गार्जियन भी कितना एफर्ट लगाए, आपका एफर्ट का होना बहुत जरूरी है। जब तक आपका एफर्ट बहुत अच्छा नहीं होगा तब तक रिजल्ट नहीं आएगा। और उद्देश्य यही है प्यारे विद्यार्थियों, रिजल्ट लेके आना है, सिलेक्शन लेना है। उसी में आपकी भी जीत है, उसी में हमारी भी जीत है, उसी में आपके पेरेंट्स की जीत है, उसी में सारे संस्थानों की जीत है। वरना हम भी असफल हैं, आप भी असफल हैं, पेरेंट्स भी असफल हैं, संस्थानें भी असफल हैं। सबको सफल बनाने में आपकी कामयाबी शामिल है, और आपकी कामयाबी में सबसे ज़्यादा एफर्ट आपका है। हमारे हाथ में जो है, हम कोशिश कर रहे हैं कि वहाँ बेईमानी ना होने पाए, हम बेहतर से बेहतर आपके लिए कर पाएँ जितना मेरे हाथ में है। लेकिन आपके हाथ में भी जो है, उसके लिए भी आप वादा करिए कि आप बेहतर करेंगे। तो ये मैंने आपको यहाँ पर एक फ्रेमिंग के साथ ये दिखाया कि कैसे बैलेंस है। किसी एक से सिलेक्शन है, अगर ये पक्ष कमजोर हुआ तब भी आप बाहर हो जाएंगे, ये पक्ष कमजोर हुआ तब भी बाहर हो जाएंगे, दोनों पर बहुत कमांड है, ये आपका वीक है तब भी बाहर हो जाएंगे। सारा गेम संतुलन का है, सारा गेम बैलेंस का है। लेकिन इस बैलेंस में मुख्य भूमिका हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी की है। लेकिन स्कोर को 100 पार ले जाने के लिए इस पर अधिक कमांड की है, और एकदम सेफ जोन में रहने के लिए संतुलन की है। इन तीनों पर आप कमांड करिए, लेकिन इस पर इतनी मेहनत कर दीजिए कि 80 में 70 करके आइए आप। अब करें कैसे, यही स्ट्रेटजी बनाने तो आया हूं। अभी तो मैं केवल फ्रेम तैयार किया, मैंने आपको केवल दिखाया कि हमारे 150 प्रश्नों में किन विषयों का कितना महत्वपूर्ण है। और यह डिस्कशन करने के बाद हम लोग इस कंक्लूजन पर पहुंचे हैं, कोई भी विषय अपने आप में कमजोर नहीं है। यह अलग बात है कि 3 विषय ऐसे हैं जिनकी भूमिका अकेले 50% है। ये 3 सब्जेक्ट ऐसे हैं जिनकी भूमिका अकेले 50% से ज्यादा है। 150 में 80 क्वेश्चन हमें केवल ये 3 सब्जेक्ट देते हैं, और उसके बाद ये 2 सब्जेक्ट हमें 25 से 30 देते हैं। और ये ऐसे सब्जेक्ट हैं जो कई बार बाइकआउट हो जाते हैं, इस पर हम ध्यान ही नहीं देते कि लास्ट में देख लेंगे, लास्ट में कर लेंगे, लास्ट में मैगजीन पढ़ लेंगे, और ये लास्ट के चक्कर में ये 45 क्वेश्चन आपकी कमजोर कड़ी बन जाती है। तो कुल मिलाकर मेरा एक शब्द आपके लिए है कि बैलेंस बनाइए। इस बैलेंस को बनाने के लिए कैसे करें अपनी रणनीति, क्या बनाए फॉर्मेट। अभी हमारे पास सर 8 महीने हैं, अभी हमारे पास 8 महीने हैं, फॉर्मेट क्या बनाएं। पढ़ने का और दूसरा प्रैक्टिस का फॉर्मेट कैसे बनाएं। मेरी राय यही होगी कि क्योंकि अभी हमारे पास 7 से 8 महीने हैं, तो 7 से 8 महीने के लिए मैं कहूंगा कि आप लोग पहले एक साथ 2 सब्जेक्ट लेकर चल सकते हैं, क्योंकि आपने एक बार पढ़ लिया है, हम रिवीजन से सेक्शन में जा रहे हैं। 2 सब्जेक्ट को एक साथ लेकर चलिए। मान लीजिए आप हिस्ट्री और ज्योग्राफी को लेकर चल रहे हैं, और इन 2 सब्जेक्ट के लिए हमें ऐसा लगता है 1 से 1.5 महीने जो होते हैं वो बहुत पर्याप्त होते हैं। रिवीजन सेशन में पढ़ने के लिए नहीं, रिवीजन सेशन के लिए अपना टारगेट करंट अफेयर रेगुलर पढ़ना है। उस करंट अफेयर के साथ आप रेगुलर सेशन में 1 से 1.5 घंटे हिस्ट्री और ज्योग्राफी पहले लगा लीजिए। 1.5 महीने में इसको निपटा करके आप जब अगला सेक्शन लगाएंगे, मान लीजिए आपने क्या लगा लिया, पॉलिटी और साइंस लगा लिया, क्या करने के लिए, पढ़ने के लिए, जिसमें आप अपने द्वारा बनाया गया नोट्स रिवीजन करेंगे, टीचर का क्लास नोट्स रिवीजन करेंगे, या कोई साथ में एक रेफरेंस बुक जो आप पढ़ते होंगे उसको पढ़ेंगे। ये रीडिंग के लिए है। और उसके साथ ही साथ जो टॉपिक आप पढ़ते चलिए उसको घटना चक्र के माध्यम से टॉपिक वाइज क्वेश्चन सॉल्व करते रहिए, क्वेश्चन सॉल्व करते रहिए। ये होता है आपको 2 विषय को एक साथ तैयारी करने का तरीका।
टॉपिक वाइज एक सब्जेक्ट, एक टॉपिक को उठाइए, हिस्ट्री में पढ़ रहे हैं तो एक सब्जेक्ट निकालिए टॉपिक, उस टॉपिक को पहले अपने नोट से या टीचर के नोट से या किताब से पढ़िए और जैसे ही उसको पढ़ लीजिए घटना चक्र में आकर उस टॉपिक को क्वेश्चन सॉल्व कर लीजिए। और जब आपको लगे कि हिस्ट्री और ज्योग्राफी इस तरीके से मैंने 1.5 महीने में कंप्लीट कर लिया, तुरंत यहां पहुंचिए। और मार्केट की कोई भी टेस्ट सीरीज मिले, हम अभी आपसे वादा आज नहीं कर पा रहे हैं, लेकिन जैसे होगा मैं यूट्यूब पर अनाउंस कर दूंगा। मैं स्टडी IQ से भी इस बात की अपील करूंगा और जैसे ही मुझे इसका कंफर्मेशन में मिल जाएगा तो मैं अनाउंस कर दूंगा कि टॉपिक वाइज बच्चों को टेस्ट सीरीज अवेलेबल कराइए, ऑफलाइन भी ऑनलाइन भी। जो बच्चा ऑफलाइन आकर दे सकता है, ऐसी सरकमटेंसेस, ऐसी परिस्थितियां उसके पास है, वो ऑफलाइन आकर दे, पहली प्रायोरिटी। ऑफलाइन नहीं आ सकता है तो ऑप्शन के रूप में ऑनलाइन से अच्छा कोई विकल्प दूसरा आपके पास नहीं है तो वो ऑनलाइन ले ले। लेकिन टॉपिक वाइज बच्चा तुरंत क्या करे, कम से कम 15 टेस्ट सीरीज, मिनिमम 15 टेस्ट सीरीज क्या करे। जब उसको लगे कि हमने हिस्ट्री और ज्योग्राफी को निपटा दिया है, टॉपिक वाइज अपने नोट से पहले दोहरा लिया, फिर टॉपिक वाइज घटना चक्र के प्रीवियस ईयर के 20 साल के सारे क्वेश्चन IAS और सभी स्टेट पीसीएस के सॉल्व कर लिए। अब अभी आपकी तैयारी पूरी नहीं है, अभी आपकी तैयारी अधूरी है। अब इसमें सुधार और निखार, अपनी स्ट्रेंथ अपनी वीकनेस तब निकल के आएगी जब आप जाएंगे टेस्ट सीरीज देने। और आप दोनों विषयों की टेस्ट सीरीज 15-15 दीजिए और उधर टेस्ट सीरीज देते रहिए और इधर पॉलिटी और साइंस को पढ़ते रहिए। जब तक पॉलिटी और साइंस पूरा होगा तब तक ये दोनों टेस्ट सीरीज पूरी हो जाएगी और आगे फिर आप इकोनॉमी लगा लीजिए, यूपी स्पेशल या जनगणना या फिर इसके साथ जो भी और सब्जेक्ट लगाना चाहते हैं उसको लगा सकते हैं, जो भी आपको लगाना है। ये 3 रो में आपके पूरे प्री के सब्जेक्ट पूरे हो जाएंगे और हर रो के बाद आपको साथ में टेस्ट सीरीज करता है, सबकी अलग अलग 15 टेस्ट सीरीज लगानी है। उसके बाद ये काम आपको अक्टूबर टू नवंबर तक निपटा देना है। अक्टूबर से नवंबर तक ये काम करके निपटा देना है ताकि आप नवंबर महीने से या अक्टूबर के मिड से आप क्या करिए, फुल लेंथ टेस्ट सीरीज दीजिए। अब क्या करिए, फुल लेंथ की टेस्ट सीरीज दीजिए। अभी तक आप हिस्ट्री की अलग से दे रहे थे 150 प्रश्नों वाली टेस्ट सीरीज, ज्योग्राफी की अलग दे रहे थे, इकोनॉमी की अलग दे रहे थे, साइंस की अलग दे रहे थे। जब आपके 6 विषय जो इंपॉर्टेंट थे, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमी, साइंस, यूपी स्पेशल, जनगणना, सब पढ़ लिया। सबकी अलग अलग 15 टेस्ट सीरीज मार्केट में देकर दे दिया ऑफलाइन या घर पे लाकर ऑनलाइन। अब आप जाइए फुल लेंथ की टेस्ट सीरीज ढूंढिए। स्टडी IQ में अगर आपके मूल्यांकन के आधार पर मैं पूरी कोशिश करूंगा गुणवत्तापूर्ण टेस्ट सीरीज स्टडी IQ के द्वारा दी जाए। अगर दी जाती है तो मैं खुद कहूंगा कि ये आप कर सकते हैं। और आप पहले मूल्यांकन करिए, मेरे कहने पर मत मानिएगा। जब आपको भी एक टेस्ट सीरीज देख के लगे कि नहीं टेस्ट सीरीज अच्छी है, एग्जाम ओरिएंटेड है, अच्छा एक्सप्लेनेशन है, अच्छे क्वेश्चन है, कुछ एग्जाम के लेवल के अकॉर्डिंग है तो करिएगा, नहीं दूसरे संस्थान की कर लीजिएगा, जहां बेस्ट हो वो करिएगा। मैं स्टडी IQ में हूं इसलिए केवल स्टडी IQ की करिए ये मैं कदापि नहीं कहूंगा। स्टडी IQ की तब करना है जब वो एग्जाम की डिमांड को पूरा करती हो, और एग्जाम की डिमांड को पूरा करती हो ये केवल मेरे बताने पे भरोसा मत करिएगा, इतनी समझ आपको भी है। और मैं ये वादा करता हूं मैं गलत सलाह कभी नहीं दूंगा। जब तक स्टडी IQ की टेस्ट सीरीज उस लेवल तक नहीं बन जाएगी, जब तक मैं नहीं संतुष्ट हो जाऊंगा, अगर मेरे नेचर से आप परिचित हैं, मैं खुद आपको सलाह नहीं दूंगा कि टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर लीजिए। मैं आपको सलाह तभी दूंगा जब मुझे लगेगा कि ये टेस्ट सीरीज वास्तव में बच्चों का हित कर सकती है, मैं तभी दूंगा। जो मेरे से परिचित हो, मेरी आदत जानते हैं, पर्सनल मिलते हैं बच्चे तो मैं भारत भर की टेस्ट सीरीज बता देता हूँ, वहाँ की सबकी अच्छी है, यहाँ की अच्छी है, मैं अभी यहाँ हूँ, यहाँ वाली कम अच्छी है। और स्टडी IQ की जब उस लेवल की टेस्ट सीरीज होगी तभी मैं राय दूंगा, नहीं तो मैं कह दूंगा कहीं से भी कर लीजिए टेस्ट सीरीज, ये आपकी इच्छा पर है। अगर हो जाएगी तो मैं अनाउंस कर दूंगा। अब इसको करने के बाद कम से कम आपको 20 फुल लेंथ की टेस्ट सीरीज एग्जाम के पहले देना है। फुल टेस्ट सीरीज जिसमें 150 सवाल वैसे हो जैसे एग्जाम में आते। मिनिमम, मैक्सिमम तो आप 50 लगा के जाइए, मैक्सिमम तो आप 50 लगा कर जाइए, और जितना लगाएंगे उतना निखरेंगे और उतना खिलेंगे, तब जा करके निचोड़ पूरा सब्जेक्ट का बाहर आएगा। और इसके साथ साथ करंट अफेयर, इसके साथ साथ करंट अफेयर्स, स्टैटिक GK और
जनगणना, जीएस बेसिक यानी सामान्य ज्ञान, जो कई बार हम लोग किताब में नोट्स में टीचर द्वारा नहीं पढ़ते हैं, ये सारी चीज़ें मैं आपको जो 45 क्वेश्चन वाली कड़ी है, यूपी स्पेशल अगर छोड़ दे 40 ही मानिए, लेकिन जीएस बेसिक जोड़ देंगे तो इसको 50 मानिए, ये मैं यूट्यूब पे कराता रहूँगा शाम को 7 से 8। ये रेगुलर आप करते रहिए, कहीं जाने की ज़रूरत नहीं। इसमें सारी प्रैक्टिस, सारा टेस्ट, सारा रिवीजन मैं खुद कराता रहता हूँ। शाम को 7 से 8 इसी चैनल पर जहाँ अभी आप ये वीडियो देख रहे होंगे, या कुल मिलाकर के अगर दूसरे चैनल पर देख रहे हैं यूपी पीसीएस वाले चैनल पर, ये स्टेट यूपी पीसीएस वाला चैनल जो 7.5 लाख जिस पे सब्सक्राइबर हैं, उस चैनल पर क्लास चलती है डेली करंट अफेयर की आपकी। यहाँ से हम करंट अफेयर की तैयारी कराना, जनगणना की तैयारी कराना, स्टैटिक जीके की तैयारी कराना, जीएस बेसिक की तैयारी कराना मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। निःशुल्क इसके लिए कोई चार्ज नहीं देना और कभी चार्ज नहीं लिया जाएगा इसके लिए। यूपी स्पेशल के लिए अलग से हम बैच में पढ़ाएंगे। अब सवाल ये उठता है कि टेस्ट सीरीज लगाने के बाद जो हम एक टेस्ट सीरीज लगाते हुए आ रहे हैं, हम कैसे अगली टेस्ट सीरीज में बेटर परफॉर्मेंस करें और जाकर हमारा फुल लेंथ में स्कोर अपने आप 100 के पार जाने लगे। हम ऐसा क्या करें सर? जब एक टेस्ट सीरीज देकर आइए, मान लीजिए आपने हिस्ट्री कंप्लीट कर ली, और हिस्ट्री की टेस्ट सीरीज देकर जब आइए तो पूरा मूल्यांकन करिए कि हिस्ट्री में कहाँ से हमारे सवाल गलत हुए, एंशियंट से कि मिडिवल से कि मॉडर्न से। एंशियंट में गलत हुए तो गुप्त से कि मौर्योत्तर से कि पाषाण से कि सिंधु सभ्यता से, कहाँ से क्वेश्चन गलत हो रहे हैं। मॉडर्न में कहाँ से गलत हो रहा है, डेट वाला, फैक्ट वाला, सम्मेलन वाला, युद्ध वाला कि प्रेस पत्रिका का विकास वाला, कहाँ से सवाल गलत हो रहे हैं। जो गलत हुआ उसकी आके तुरंत लिस्ट बनाइए और अगली टेस्ट सीरीज जब हिस्ट्री की देने जाइए तो वही पढ़िए जहाँ से गलत हुआ है, ताकि वहाँ से सवाल अगली बार गलत नहीं होना चाहिए। और हर टेस्ट सीरीज के बाद अगर आपने अपनी कमी की लिस्ट बना ली और अगली टेस्ट सीरीज में उसको सुधार कर दिया, 15 टेस्ट सीरीज देने के बाद हिस्ट्री का कोई हिस्सा आपका कमजोर नहीं बचेगा। टेस्ट सीरीज देने के बाद अगर आपने अपनी स्ट्रेंथ और अपनी वीकनेस का अंदाजा नहीं लगा पाए तो टेस्ट सीरीज देने का कोई मतलब नहीं है। टेस्ट सीरीज देने का मतलब है कि आप देने के बाद अपनी कमी को भी जान पाए और अपनी स्ट्रेंथ को भी जान पाए, और जो कमी इस टेस्ट सीरीज में हुई अगले में ना होनी पाए। अगर ये ऐसा नहीं हो रहा है, टेस्ट सीरीज आपकी केवल फॉर्मेलिटी है, उससे निखार नहीं आ रहा है, उससे सुधार नहीं हो रहा है। और जब ऐसा टॉपिक वाइज करके अपने आप में सुधार कर रहे हैं और जब फुल लेंथ की टेस्ट सीरीज शुरू करेंगे, तब जब एनालिसिस करिए तो देखिए कि आज की टेस्ट सीरीज में मेरा स्कोर 80 चला गया, बहुत कम हो गया। क्वेश्चन कहाँ से ज्यादा गलत हुआ? अरे आज तो हमारे ज्यादा क्वेश्चन साइंस से गलत हो गए, तो साइंस से रिवीजन करिए, साइंस का केवल रिवीजन करिए। आज हमारे क्वेश्चन ज्यादातर पॉलिटी के गलत हो गए, तो पॉलिटी का रिवीजन करिए। आज हमारे क्वेश्चन ज्योग्राफी में बहुत ज्यादा गलत हुए, वो भी वर्ल्ड ज्योग्राफी से, तो वर्ल्ड ज्योग्राफी रिवीजन करिए। तो वहां आपको सब्जेक्ट का पता चलेगा कि टॉपिक वाइज इतनी मेहनत करने के बाद भी फुल लेंथ की टेस्ट सीरीज में कौन सा सब्जेक्ट का क्वेश्चन ज्यादा गलत हो रहा है। और जब 20-25 टेस्ट सीरीजों में ऐसे अपने आप को मत देंगे ना, अपने आप को मांझ देंगे अवधि भाषा में, तो अपने आप आपकी तैयारी निखर के सामने आ जाएगी। और ऐसा करते समय, आपको टेस्ट सीरीज देते समय, रिवीजन करते समय, प्रैक्टिस करते समय, घटना चक्र को सॉल्व करते समय अपना शॉर्ट नोट्स भी तैयार करा लेना है, अपना शॉर्ट नोट्स भी तैयार कर लेना है, जो एग्जाम के 10 दिन पहले जाकर देखना है। 10 दिन पहले जाकर के देखना है। किस तरीके से? एक फैक्ट की अलग से लिस्ट बना लीजिए, हर सब्जेक्ट की कौन कौन से इंपॉर्टेंट फैक्ट हैं, हर सब्जेक्ट के इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट कौन कौन से हैं जो एग्जाम में खूब पूछे जा रहे हैं, हर सब्जेक्ट के इंपॉर्टेंट एक्सेप्शन कौन से हैं, अपवाद कौन से हैं जो आयोग बार बार पूछता है, हर सब्जेक्ट के अंधे मोड़ कौन से हैं, अंधे मोड़ कौन से हैं जहां पर गाड़ियां पलटती हैं, जहां से बच्चों से मिस्टेक होती है, उसकी एक अलग लिस्ट बना लीजिए। और हर सब्जेक्ट का रस क्या है, यानी कि किसी विषय को पढ़ने के बाद कॉमन सेंस और उसको तर्क वितर्क और निचोड़ने के बाद वो कॉन्सेप्ट निकल के आ रहा है, उसकी भी एक अलग से लिस्ट बनाइए। और हर सब्जेक्ट के अपने कुछ न कुछ रोचक तथ्य होते हैं, रोचक तथ्य होते हैं, कुछ रोचक फैक्ट होते हैं जो एग्जाम में पूछे जाते हैं, उनकी ऐसी लिस्ट बना लीजिए हर सब्जेक्ट की। ये लिस्ट कब बनेगी? जब आप नोट्स पढ़ेंगे, जब आप घटना चक्र सॉल्व करेंगे, जब आप टेस्ट सीरीज दे करके आएंगे, जब आप फुल लेंथ की टेस्ट सीरीज देंगे, तो ये नोट्स आपका बनता जाएगा। ऐसे बांट दीजिएगा पूरे अलग अलग सब्जेक्टों के नोट्स को। और मैं किसी दिन बता दूंगा कि फैक्ट किसे कहते हैं, अंधा मोड़ किसे कहते हैं, एक्सेप्शन किसे कहते हैं, रस किसे कहते हैं, अंधा मोड़ किसे कहते हैं, इसका भी एक वीडियो बना दूंगा।
और उसके बाद करंट अफेयर की लड़ाई हमारे साथ आप यूट्यूब पर लड़ते रहिए, लगातार डेली बेसिस पे 7 से 8 आप पढ़ते रहिए। उसके बाद जब एग्जाम आएगा तो सारे शिक्षक आएंगे यूट्यूब पर मैराथन लेकर के, तब उनके साथ मैराथन करिए, तब हमारे साथ करंट अफेयर का मैराथन करिए, तब आपका पूरा का पूरा रिवीजन हो जाएगा। जो 8 महीने में आपने मेहनत की, टीचर 8 दिन में करा देगा। लेकिन सर इस लड़ाई में क्या आप लोग हम लोगों का जीएस में कुछ सहयोग नहीं देंगे? सहयोग देना शुरू कर दिए हैं। जिस चैनल पर मैं करंट अफेयर पढ़ा रहा हूं, स्टेट पीसीएस स्टडी आईक्यू, क्या नाम है? स्टेट पीसीएस स्टडी आईक्यू। इस चैनल पर जिस पे हमारी डेली करंट अफेयर की क्लास चलती है, मैं यूपी पीसीएस स्टेट स्टडी आईक्यू वाले पे करंट नहीं पढ़ा रहा हूं, मैं स्टेट पीसीएस स्टडी आईक्यू वाले पे करंट अफेयर पढ़ा रहा हूं, जिस पर 7.5 लाख सब्सक्राइबर हैं। उस चैनल पर जीएस की प्रैक्टिस हमारे टीचरों ने स्टार्ट कर दिया है। जीएस की प्रैक्टिस हमारे सभी शिक्षकों ने स्टार्ट कर दिया है, मिक्स जीएस, जहां डेली 10 क्वेश्चन के माध्यम से 100 क्वेश्चन की प्रैक्टिस कराई जा रही है। 10 क्वेश्चन उठाए जाएंगे जिसमें जो प्रीवियस ईयर के होंगे, अलग अलग स्टेट के होंगे, यूपीएससी के भी होंगे और कुछ संभावित प्रश्न होंगे। उनका डिटेल व्याख्या के साथ टीचर आपको प्रैक्टिस करा रहा है, जहां आपको क्वेश्चन करने का तरीका शिक्षक सिखाएगा, क्वेश्चन को टैकल करने का तरीका टीचर सिखाएगा, क्वेश्चन को कैसे एलिमिनेट करके पकड़ते हैं, कैसे कॉमन सेंस लगाते हैं, कौन सी चीजें इंपॉर्टेंट है, वो सारी चीजें आपको टीचर यूट्यूब पर भी सिखा रहे हैं निःशुल्क। वहां टीचर के भी साथ आप प्रैक्टिस करते रहिए, तब आपको एक पढ़ने का भी सही अप्रोच मिलता रहेगा। इस रणनीति के साथ आज इस वीडियो देखने के बाद अपनी रणनीति आप बना लीजिए, अपना टाइम टेबल आप तैयार कर लीजिए और अपने अकॉर्डिंग काम शुरू कर दीजिए। अगर ये काम आपने 6 दिसंबर के पहले तक कर दिया तो मेरा दावा है हर बार आप जो 5 क्वेश्चन, 10 क्वेश्चन, 15 क्वेश्चन, 20 क्वेश्चन, 25 क्वेश्चन से पीछे रह जा रहे थे, इस बार आप 100 पार चले जाएंगे। 100 पार चले जाएंगे तो शायद लगभग 35 या 36 मिनट के भीतर मैंने ये सारी बातें आपने समझाई, आपको मैंने समझाई। अगर इस 36 मिनट की हर एक बात को आपने आत्मसात कर लिया, इसका व्यवहार में पालन कर लिया, जीत व्यवहार में पालन से होती है। देश में बहुत योजनाएं हैं, बहुत कार्यक्रम हैं, लेकिन उसकी सफलता इस बात पर टिकी है कि उसका क्रियान्वयन हो रहा है या नहीं। तो देश में बहुत सारे मोटिवेटर हैं, बहुत सारे मेंटोर हैं, बहुत सारे शिक्षक हैं, बहुत सारी कोचिंगें हैं, लेकिन उसकी सफलता इस बात में निहित है कि उसका मार्गदर्शन जो विद्यार्थी सुनते हैं उसको अपने किरदार में शामिल करते हैं या नहीं, उसका इम्प्लीमेंटेशन करते हैं, केवल सुनकर सोचकर छोड़ देते हैं। अगर आप इम्प्लीमेंटेशन करेंगे, अगर इसको आप लागू करेंगे तो 6 दिसंबर के बाद आपके चेहरे पर मुस्कान होगी। ये मेरा वादा और मेरी दुआएं, मेरा आशीर्वाद है आपके लिए। तो उम्मीद करते हैं कि ये स्ट्रेटजी आपके यूपी पीसीएस 2026 6 दिसंबर की तैयारी को एक नया मोड़ देगी, एक नया आयाम देगी, जिसके माध्यम से आपकी तैयारी बेहतर हो पाएगी। एक वीडियो और बना दूंगा फर्स्ट अटेम्प्ट वाले बच्चों के लिए। ये वीडियो हमारा उन बच्चों के लिए था जिनका दूसरा है, तीसरा है, चौथा है, 5वां है, जो एक बार पढ़ चुके हैं अपने सिलेबस को। कमेंट करके सारे विद्यार्थी जितने भी लोग सेशन देख रहे होंगे जरूर बताइएगा कि ये स्टडी आपके लिए कितना कारगर साबित होगी, और मेरे से क्या राय चाहते हैं, और मेरे से कैसा स्ट्रेटजी वीडियो चाहते हैं, किस मुद्दे पर चाहते हैं, आप लोग कमेंट करिएगा। मैं ऐसा मार्गदर्शन सामूहिक रूप से करता रहूँगा, क्योंकि ऑनलाइन दुनिया का यही फ़ायदा है। हम एक स्थान से एक कमरे में खड़े होकर पूरे भारत भर के उन तमाम बच्चों का मार्गदर्शन कर सकते हैं जो अलग अलग जिलों में हैं, अलग अलग कमरों में हैं, अलग अलग झोपड़ी में हैं, अलग अलग घरों से हैं। फ़ोन पर मैं कितने से बात करूँगा, पर्सनली प्रयागराज और दिल्ली में कितने लोगों से मिलूंगा, लेकिन यहाँ खड़ा होकर आपके सवालों को महसूस कर कर मैं लाखों बच्चों का मार्गदर्शन कर सकता हूँ और मैं करता रहूँगा। और भी जो सहयोग मेरे से चाहिए आप लोग कमेंट करके बताइएगा, मैं आपके हर सवाल का उत्तर वीडियो के माध्यम से ऐसे देता रहूँगा। तो उम्मीद करता हूँ कि आप लोग इसका पालन जरूर करेंगे। और बाकी हमारा टेलीग्राम चैनल जो है वो GS विथ इमरान सर है। इस टेलीग्राम चैनल पर हमारे करंट अफेयर की PDF मिलती है। GS विथ इमरान सर नाम से हमारा टेलीग्राम चैनल है। इस टेलीग्राम चैनल पर आप हमसे जुड़ करके सारा कंटेंट, सारा PDF, वीडियो और हमसे जुड़ी कोई भी वीडियोस और कोई भी सूचनाएं आप प्राप्त कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच टू ऑल ऑफ यू। इसे अधिक से अधिक शेयर करिएगा, अपने सभी ग्रुप में सभी दोस्तों तक भेजिएगा, ताकि आपके सभी कलीग्स, सभी साथी तक ये मार्गदर्शन पहुंच सके। थैंक यू वेरी मच टू ऑल ऑफ यू।